हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूपीएस एकेडमी। आप इस चैनल पर बने रहें और देखते रहें। तो पिछला क्लास में छोटू हम आपको बताए थे आव्यूह विधि से रैखिक समीकरण निकायों को क्या करना, हल करने के बारे में आपको बताए थे। तो उसमें हम आपको बताए थे कि सबसे पहले अगर समीकरण निकाय दिया हुआ है, रैखिक समीकरण निकाय यदि दिया हुआ है तो उसको आव्यूह रूप में कैसे बदलेंगे। अगर किसी रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह रूप विधि से अगर आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहला काम होगा कि आप उसको क्या करें, आव्यूह रूप में बदलें। तो पिछला क्लास में हम आपको बता चुके थे रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में क्या करना, बदलना। ठीक है, तो हम 2 मिनट क्या करने वाले, जो पीछे मैंने आपको बताया था उसको रिवीजन कराएंगे और फिर उसी से हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है छोटू, तो ध्यान दो। देखो रिवीजन है ना, देखिए ज़रा। तो आपको हम बताए थे, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ ध्यान दो। मान लो कि रैखिक समीकरण निकाय यह है a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर कितना, d1 है ना। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर कितना, d2 है ना। और फिर a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर कितना, d3 है ना। अब छोटू यह क्या हो गया, रैखिक समीकरण निकाय हो गया। इसमें 3 चर राशि है x y z और 3 समीकरण है। जब भी एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा रैखिक समीकरण हो तो उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक समीकरण निकाय है। हमको क्या करना है, इस समीकरण निकाय को, यह जो रैखिक समीकरण निकाय है, इसको आव्यूह रूप में बदलना है। तो हम आपको बताए थे बदलने का तरीका, तो लिखते थे ऐसे ऐसे ऐसे, दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण निकाय का कौन सा आव्यूह रूप है, दिए गए समीकरण निकाय का आव्यूह रूप है ना। आपको बताए थे इस समीकरण निकाय का आव्यूह रूप क्या होगा। तो मैंने आपको कहा था कि इस समीकरण निकाय में चर राशि के गुणांक से एक आव्यूह बनाना है। तो चर राशि या गुणांक का मतलब x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक। तो चर राशि के गुणांकों से क्या बनाना है छोटू, एक आव्यूह बनाना है। तो बताओ, पहले समीकरण में चर राशि का जो गुणांक है उसको पहला रो में रखना है। तो क्या हो गया, पहले समीकरण में चर राशि का गुणांक a1 b1 c1 है, उसको रखो पहला रो में। तो क्या हो जाएगा, a1 b1 और क्या चीज़, c1। दूसरा समीकरण में चर राशि का गुणांक को रखना है दूसरा रो में। तो क्या होगा, a2 b2 और कितना, c2। अब बताओ, तीसरा समीकरण में चर राशि का गुणांक है उसको रखना है तीसरा रो में, b3 और कितना, c3। ठीक है, यह हो गया। और इसमें जो चर राशि है x y z, उससे एक स्तंभ आव्यूह बनाना है, कॉलम मैट्रिक्स बनाना है x y z। उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है उसको, उससे भी स्तंभ आव्यूह बनाना है। तो यह हो गया आपका d1 हो गया, d2 हो गया, d3 हो गया। ऐसे मैंने आपको बताया था कि कोई रैखिक समीकरण निकाय दे दे, उसको हम आव्यूह रूप में इस तरह से बदलेंगे। एक और भी तरीका था, इसको ऐसे नहीं लिख के कुछ लोग ऐसे करता है, या कैसे, ax बराबर कितना, b। एक बात का छोटू, यहाँ पे एक छोटा सा टर्म आता है कि आपने जो रैखिक समीकरण में चर राशि के गुणांकों से जो आव्यूह बनाया है, कौन बना है, यही ना बना है। तो ये रैखिक समीकरण निकाय में सभी चर राशि के गुणांकों से जो आव्यूह बना है, यह बना है। तो इस आव्यूह का नाम जो है हो जाता है गुणांक आव्यूह। कौन सा आव्यूह, गुणांक आव्यूह, क्योंकि यह गुणांकों से मिलकर बना है। इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, गुणांक आव्यूह। क्या बोलते हैं, गुणांक आव्यूह। और गुणांक का इंग्लिश होता है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या नाम हो गया इसका, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है छोटू। चलो अब यहाँ से एक नया सा टर्म आया जो मैंने आपको बता दिया
कि चर राशि के गुणांकों से जो आव्यूह बनता है, तो गुणांक से ही आव्यूह बना है, इसलिए उसको गुणांक आव्यूह बोलेंगे। गुणांक का इंग्लिश क्या होता है छोटू बताओ तो? कोफिशिएंट, और आव्यूह का इंग्लिश कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया, है ना। अब चलो, तो आप इस रैखिक समीकरण निकाय को इस प्रकार से ही व्यक्त कर सकते हो, नहीं तो ऐसे। तो बताओ, जहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि जहाँ ए का मतलब गुणांक आव्यूह, गुणांक आव्यूह का मतलब सबको पता है, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ठीक है। चलो फिर x का मतलब सबको पता है ना, x y z, अच्छा, तथा b का मतलब तो पता होगा, B1 B2 सॉरी D1 D2 D3, आया बात समझ में कि ना। तो ऐसा आप कर चुके थे, ठीक है। अब हम आपको बताए थे ढेर सारे, इसके नीचे एग्जाम्पल कराए थे, आपको रैखिक समीकरण निकाय दिए थे, आप उसको आव्यूह रूप में बदल रहे थे, ठीक है, याद है ना। अब चलो छोटू, इसके बाद हम बताए थे कि रैखिक समीकरण निकाय का हल क्या होता है कि नहीं। तो पॉइंट नंबर 1 था जो आपको हम बताए थे, बस छोटा सा रिविजन करा दे रहे हैं ताकि अभी जो मैं बताऊँ आगे आपको पूरा समझ में आए। 2 नंबर में मैंने आपको बताया था कि हल क्या होता है, हल क्या होता है ना। हल क्या होता है? हल का मतलब क्या? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन क्या होता है तो आपको बताए थे, एक्स वाई चर राशि का ऐसा मान, तो चर राशि एक्स वाई जेड होगा। इसमें फिलहाल चर राशि कौन है? एक्स वाई जेड। तो यह रैखिक समीकरण निकाय का हल क्या होगा? तो एक्स वाई जेड का ऐसा मान जो रैखिक समीकरण निकाय के सभी समीकरणों को क्या करे? संतुष्ट करे, तो वह क्या कहलाएगा बताओ? हल कहलाएगा, ठीक है। तो हल के आधार पे हम लोग क्या किए थे कि रैखिक समीकरण निकाय को 2 भागों में बांटे थे। तो हल के आधार पे नंबर तीसरा चीज़ हम आपको बताए थे, संगत तथा असंगत निकाय, है कि नहीं। संगत तथा असंगत निकाय, याद है ना। संगत निकाय, संगत का इंग्लिश होता है कंजिस्टेंट, कंजिस्टेंट एंड इनकंजिस्टेंट, कंजिस्टेंट एंड इनकंजिस्टेंट सिस्टम, है ना। चलो, तो आपको बताए थे कंजिस्टेंट और इनकंजिस्टेंट क्या होता है। तो आपको बताए थे कि ऐसा समीकरण निकाय जिसका हल हो, हल होने का मतलब हम आपको बताए थे 10वां क्लास में आप पढ़े थे कि आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण निकाय को हल किए थे, तो वहाँ पे एक हल भी हो रहा था और अनंत हल भी हो रहा था। तो वैसा समीकरण निकाय जिसका हल हो, एक हल हो या अनंत हल हो, हमको मतलब है कि उसका हल होना चाहिए। कितना हल हो उससे माने मतलब नहीं है। बात समझ में आ गया? क्लियर ना। तो चलो बच्चों, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? संगत निकाय। और ऐसा समीकरण जिसका कोई हल नहीं हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? असंगत निकाय, है कि नहीं। इसके बाद हम आपको क्या किए थे, क्लास 10th का जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण पे कुछ जो बातें थी हम आपको बताए थे, जो आप पढ़े थे वहाँ पे, तो उसको भी हम लोग रिवीजन कर ले रहे हैं, है ना। तो क्लास 10th में, क्लास 10th की बात करें तो वहाँ पे आप पढ़े थे कि 2 समीकरण निकाय, मतलब समीकरण निकाय दिया हुआ था ऐसे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर कितना? 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर कितना? 0। अब यह 2 चर वाला रैखिक समीकरण निकाय है। अच्छा, अब यहाँ से एक बात आप जानते होंगे कि सर 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण है, इसका जब फोटो खींचेंगे, इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो इसका ग्राफ क्या आएगा? एक सरल रेखा आएगा। तो इसका भी मैं ग्राफ खींचूँ तो ये क्या आएगा? सरल रेखा आएगा। क्या आएगा? सरल रेखा आएगा, है ना। इसका भी ग्राफ खींचूँ तो क्या आएगा? सरल रेखा आएगा, सरल रेखा आएगा। तो आप इसमें 3 केस पढ़े थे कि जब रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो एक हल होगा, रेखा एक दूसरे को जितना बार छोटू प्रतिच्छेद करेगी उतना हल होगा, तो एक बार प्रतिच्छेद करेगा तो एक हल होगा। अगर दोनों रेखाएं समपाती हो जाती है तो अनंत हल होगा, और जब दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी? पैरेलल, तो कोई हल नहीं होगा। तो इसमें 3 केस है और तीनों केस के लिए अलग अलग कंडीशन है। तो हम देखते हैं कंडीशन छोटू। तो पहला कंडीशन है, कंडीशन नंबर फर्स्ट है कि यदि सर A1/A2 अब बराबर नहीं है
B1 बटा B2 के, तो इस स्थिति में ज्योमेट्रिकली क्या होगा कि दोनों रेखा जो है एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। इस कंडीशन में यह जो दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, और प्रतिच्छेद करेगी तो छोटी क्या होगा, एक हल होगा, है कि नहीं। तो इस स्थिति में क्या होगा, एक हल होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। अच्छा, जब हल हो गया एक हल, तो यह जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्या कहलाएगा, अर्थात संगत होगा। अर्थात हल हो गया ना, हल हो जाना चाहिए, एक हल हो या अनंत हल हो गया तो संगत। अर्थात निकाय क्या होगा छोटू, अर्थात निकाय बोलो, अर्थात निकाय संगत होगा। ठीक है। अब कंडीशन नंबर 2 ध्यान दो प्यारे बच्चों, देखो यहाँ से, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण जब भी आएगा तो क्लास 10th वाला हमको पता है, लेकिन अभी हम आव्यूह विधि से पढ़ रहे हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे आव्यूह विधि से कैसे चेक करें कि एक हल हो कि अनंत हल हो। चलो, इसमें कंडीशन नंबर 2 छोटू ध्यान देना। कंडीशन नंबर 2 था, कंडीशन नंबर 2 था कि सर यदि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2, तो ज्योमेट्रिकली क्या होता है कि दोनों रेखाएं क्या हो जाती है, एक के ऊपर एक समपाती हो जाता है, एक पहले से है उसी पर एक और आ जाता है, तो रेखाएं क्या हो गई, रेखाएं समपाती हो गई। और जब रेखाएं समपाती होगी तो अनंत हल होगा। कितना हल होगा, अनंत हल होगा। और जब हल होगा तो निकाय क्या होगा, यह जो समीकरण निकाय है क्या कहलाएगा, निकाय संगत होगा। निकाय क्या होगा, संगत होगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में। चलो, उसके बाद कंडीशन नंबर 3 था कि यदि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2, तो इसका ज्योमेट्रिकल मतलब यह होता है कि दोनों रेखाएं क्या होगी, समानांतर होगी। और जब समानांतर होगी तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अर्थात निकाय क्या होगा, अर्थात निकाय असंगत होगा। तो आपको 10वां क्लास की थ्योरी से ये बात आपको पता चल गया कि सर हम अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो हम देख के ही बता सकते हैं कि यह समीकरण निकाय जो है संगत है कि असंगत है। कैसे, तो A1 बटा A2 का अनुपात B1 बटा B2 के अनुपात के बराबर अगर नहीं आता है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, एक हल होगा और संगत होगा। तो आप दो चर वाले रैखिक समीकरण निकाय हैं, इसको देख कर आप बता सकते हैं कि यह संगत होगा कि असंगत होगा, प्रतिच्छेदी है कि समानांतर है कि समपाती है। आप देख के कह सकते हो, यह तीनों शर्त के अनुसार 10वां क्लास में पढ़े भी होंगे। ठीक है, तो चलो छोटू, हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको देखते हैं। जैसे आपको बताना है, छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। निम्न में से कौन सा समीकरण निकाय संगत या असंगत है ना। तो 2-3 एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। जैसे देखो, पहला x प्लस वाई बराबर है 2, 3x प्लस 6y बराबर है 10, है ना, पहला। दूसरा समीकरण निकाय है x प्लस वाई बराबर है 1, 2x प्लस 2y बराबर 2, है ना। और तीसरा समीकरण निकाय है x प्लस वाई बराबर है 1, 2x प्लस 2y बराबर कितना, 4, है ना। अब आपको खाली देख के बताना है कि यह जो दो चर वाला रैखिक समीकरण निकाय है यह संगत है कि असंगत है। तो चलो हम इसका अनुपात ज्ञात करते हैं। यहाँ कितना है, 1 है, तो क्या होगा 1/3, फिर यहाँ कितना
1/6। अब देखो तो A1/A2 B1/B2 का अनुपात बराबर है, नहीं है। इसका मतलब यह जो दोनों समीकरण है वह दोनों का जो ग्राफ है क्या कर रहा होगा, प्रतिच्छेद कर रहा होगा, यानी एक हल होगा। इसका मतलब यह निकाय क्या है, संगत होगा, है कि नहीं, क्या होगा, संगत होगा। अब बताओ इसको, A1/x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या होगा 1/2, फिर यहाँ 1/2, फिर यहाँ 1/2। देखो तो तीनों बराबर है, इसका मतलब रेखाएं समपाती होगी, और देख के ही हम कह दिए हैं इसका अनंत हल होगा, और यह भी क्या होगा, संगत होगा। अच्छा, इसको 1/2, 1/2, 1/4, इसका अनुपात बराबर है, लेकिन इसका अनुपात बराबर नहीं है, तो कौन सा केस, थर्ड नंबर, रेखाएं समानांतर होगी, कोई हल नहीं होगा। तो यदि दो चर वाला रैखिक समीकरण अगर आपको आ जाता है, यदि दो चर वाला रैखिक समीकरण निकाय आ जाता है, तो आप आराम से देखकर सिंपली ढंग से कह सकते हो कौन सा संगत है कि असंगत है कि नहीं। लेकिन यही प्रश्न दो चर वाले रैखिक समीकरण निकाय यदि इंटर क्लास में, यदि क्लास 12th में आ जाए, तो बोलेगा आव्यूह विधि से चेक करके बताएं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो अब लोग आगे वही पढ़ने वाले, ठीक है छोटू। तो आप इसको क्या करो, अच्छे से उतार लो, फिर हम आगे बढ़ने वाले, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम बता दिए थे, खाली यह क्वेश्चंस नहीं कराए थे कि देख के आपको बताना है, ठीक है। तो फटाफट देखो, तो आपको रिवीजन हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है यह बात पता चल गया होगा कि सर आव्यूह विधि से रैखिक समीकरण निकाय को हल करना है, तो पहले बात हमको यह आना चाहिए कि सर रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में बदले कैसे, हल क्या होता है नहीं। तो हल क्या क्या हो सकता है, तो हल एक भी हो सकता है, हल अनंत भी हो सकता है, और हल एक भी नहीं हो सकता है। तो उसके आधार पर दो भाग में बांटा गया, संगत और असंगत। आपने अभी पढ़ा, सब कुछ को रिवीजन कर लिया, बिल्कुल बेसिक से है। अब छोड़ो, इसमें रैखिक समीकरण जो निकाय है वह खुद दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं समघातीय रैखिक समीकरण निकाय, और दूसरा होता है विषमघातीय रैखिक समीकरण निकाय। तो थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं कि रैखिक समीकरण निकाय समघातीय कब होता है और विषमघातीय कब होता है, ठीक है। तो चलो जरा हम पढ़ते हैं। समघातीय, समघातीय तथा विषमघातीय, समघातीय तथा विषमघातीय विषमघातीय रैखिक समीकरण निकाय, समघातीय तथा विषमघातीय रैखिक समीकरण निकाय, है कि नहीं। तो तुम लोग पढ़ा है, सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण पढ़े थे ना। तो यहाँ भी समघातीय और विषमघातीय रैखिक समीकरण है, जरा ध्यान देना। इसका इंग्लिश क्या होता है, समघातीय का इंग्लिश होता है होमोजीनियस, होमोजीनियस, होमोजीनियस। एंड विषमघातीय का नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब हम जरा देख लेते हैं कि रैखिक समीकरण निकाय समघातीय और विषमघातीय कब होगा, है कि नहीं। तो जरा ध्यान देना, अगर हम रैखिक समीकरण निकाय में समघातीय और विषमघातीय की बात करें तो जरा सुनो, ऐसे यहाँ एग्जाम्पल से समझना, एक एग्जाम्पल से समझो कौन सा समघातीय रैखिक समीकरण होगा, कौन सा विषमघातीय। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ देखो, यहाँ a1x प्लस b1y बराबर है c1, और a2x प्लस b2y बराबर कितना, c2। अब बताओ इस समीकरण में कितना टर्म है, 3 टर्म है। तो कहता है कि ऐसा समीकरण निकाय जिसके प्रत्येक टर्म में चर राशि का घात कितना हो, 1 हो, उसे हम लोग बोलते हैं समघातीय रैखिक समीकरण, ठीक है।
अब बताओ छोटू यहाँ से, यह समघातीय रैखिक समीकरण तब होगा, यह समघातीय रैखिक समीकरण तब होगा जब प्रत्येक टर्म में चरराशि घात कितना हो, 1 हो। अब तुम ही बताओ, यहाँ घात कितना है, 1 है, यहाँ कितना है, 1 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है का मतलब क्या, घात 0 होगा। तो आपने क्या देखा, इस समीकरण के, यह जो रैखिक समीकरण है, क्या इसके प्रत्येक टर्म में चरराशि घात 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 नहीं है, प्रत्येक टर्म में 1 होना चाहिए, यहाँ 1 नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, यह विषमघातीय हो गया, है ना। अगर समघातीय होता तो प्रत्येक टर्म में चरराशि घात कितना होता, 1 होता, ठीक है। अब बताओ, यह भी क्या है, विषमघातीय है ना, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ नहीं है, तो पावर 0 होगा, है कि नहीं। तो आपने क्या देखा, यह क्या है, विषमघातीय रैखिक समीकरण निकाय हो गया, क्योंकि प्रत्येक टर्म में चरराशि का घात 1 नहीं है। तो यहाँ से मैंने क्या देखा, यह जो रैखिक समीकरण निकाय हो गया, यह क्या हो गया, समघातीय, सॉरी विषमघातीय, विषमघातीय रैखिक समीकरण निकाय, है ना, निकाय आया। अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में रैखिक समीकरण निकाय में एक भी समीकरण यदि विषमघातीय हो गया तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहलाएगा, विषमघातीय। तो इसमें यह भी विषमघातीय है, यह भी विषमघातीय है, टोटल मिला के क्या कहलाया, विषमघातीय, है ना। अब देखो यहाँ जरा ध्यान दो, a1x प्लस b1y बराबर 0, a2x प्लस b2y बराबर 0। इस समीकरण में केवल 2 ही टर्म है। अब बताओ, इस दोनों टर्म में 2 ही टर्म है, तो दोनों टर्म में चरराशि घात कितना है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तब प्रत्येक टर्म में चरराशि घात कितना है, 1 है, यहाँ भी कितना है, 1 है। तो वैसा रैखिक समीकरण इसके प्रत्येक टर्म में चरराशि घात 1 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समघातीय। भाई यह भी समघातीय, यह भी समघातीय, तो यह कहलाएगा समघातीय, समघातीय रैखिक, समघातीय रैखिक समीकरण क्या चीज़, निकाय हो गया। बात समझ में आ गया। तो बताओ छोटू, इसमें क्या फ़र्क है। तो इसके प्रत्येक टर्म में यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ चरराशि घात नहीं है, मतलब क्या, 0 है। तो क्या इसके प्रत्येक टर्म में चरराशि घात 1 है, नहीं है, तो यह क्या कहलाएगा, विषमघातीय। और इसके प्रत्येक टर्म 2 ही वो टर्म है, या दोनों टर्म में चरराशि का जो घात है क्या है, 1 है। तो यदि रैखिक समीकरण निकाय, यदि रैखिक समीकरण है और वह समघातीय है, इसका मतलब उसके प्रत्येक टर्म में चरराशि का जो घात होगा कितना होगा, 1 होगा। तो इसमें 2 ही टर्म है, दोनों का घात कितना है, 1 है। यह भी समघातीय और यह भी समघातीय, और समघातीय है तो इसको हम बोलेंगे समघातीय रैखिक समीकरण निकाय। अगर सब समघातीय हो जाए, क्या हो जाए, अगर सब समीकरण क्या हो जाए, समघातीय हो जाए, तो हम वैसे समीकरण निकाय को बोलेंगे समघातीय रैखिक समीकरण निकाय। इसमें से एक भी अगर विषमघातीय हो गया तो इसको हम लोग बोलेंगे विषमघातीय। बात समझ में आया। यानी समघातीय होने के लिए सभी समीकरण निकाय क्या होना चाहिए, समघातीय। अगर एक भी विषमघातीय हो गया तो फिर विषमघातीय कहलाएगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल से समझो, a1x प्लस b1y बराबर कितना, c1, a2x प्लस b2y बराबर कितना, 0। अब बताओ यह समघातीय समीकरण निकाय है कि विषमघातीय है। तो आपको बताए थे समघातीय समीकरण निकाय में, समघातीय समीकरण निकाय में जितना भी समीकरण है सब समघातीय होना चाहिए। अगर एक भी विषमघातीय हो गया तो पूरा समीकरण निकाय क्या कहलाएगा, विषमघातीय कहलाएगा। अब देखो यहाँ यह क्या है, प्रत्येक टर्म में पावर 1 है, नहीं है, यहाँ 1 नहीं है, यह विषमघातीय हो गया, है ना। यह क्या है, समघातीय हो गया। तो समघातीय होने के लिए सभी को समघातीय होना चाहिए। अगर एक भी विषमघातीय हो गया तब वह विषमघातीय कहलाएगा। तो बताओ इसमें यह क्या हो गया, विषमघातीय, यानी यह क्या कहलाएगा, विषमघातीय, विषमघातीय, विषमघातीय रैखिक समीकरण निकाय होगा, है ना। तो आपको यहाँ से पूरा बात समझ में आ गया कि समघातीय रैखिक समीकरण निकाय होने के लिए प्यारे बच्चों सभी समीकरण समघातीय होना चाहिए। अगर एक भी विषमघातीय हो गया तो वह विषमघातीय कहलाएगा।
तो यह समघातीय था। अब चलो कुछ एग्जाम्पल देते हैं और आपको बताना है कि रैखिक समीकरण समघातीय है कि विषम समघातीय निकाय हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट देखो यहाँ ऐसे ए 2x + 3y + 4 3x + y = 2। बताओ यह जो रैखिक समीकरण निकाय है समघातीय है कि विषमघातीय है? तो देखो 1 1 कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यह क्या हो गया? विषमघातीय। यह वाला हो गया विषमघातीय। विषमघातीय, ठीक है। अच्छा यह बताओ तो जल्दी से, 2x + 4y = 0, 6x + 2y = कितना? 0। अब बताओ यहाँ एक सब में एक एक है, सब में एक पावर है, यानी यह क्या कहलाएगा? समघातीय होगा। क्या होगा? समघातीय। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से विषमघातीय रैखिक समीकरण को निकाय को हल करना सीखेंगे और फिर क्या चीज़? समघातीय। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण निकाय, 2 चर वाले विषमघातीय रैखिक समीकरण निकाय को क्या करना? हल करना। आज इसको हम ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे 3 चर वाले रैखिक समीकरण निकाय को हल करना। मैं दोनों इसलिए अलग पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोग कहीं पढ़े होंगे मैट्रिसेस तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा कि 2 वाला हो, 3 वाला हो, कितना वाला भी हो, सबको एक ही जगह बता दिया जाता है। लेकिन 2 चर वाले रैखिक समीकरण निकाय में और 3 चर वाले में थोड़ा सा थ्योरी का अंतर है और वह अंतर नहीं समझने के कारण परीक्षा में गलती हो जाता है, क्वेश्चन सही से नहीं बन पाता कंपटीशन में। ठीक है, तो चलो छोटू आप इसको उतार लो बढ़िया से, उसके बाद फिर हम इसको बताते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले, यदि 2 चर वाला रैखिक समीकरण 2 चर वाला विषमघातीय रैखिक समीकरण को क्या करना है? आव्यूह विधि से उसको हल करना है। पहले वह जानेंगे, तब हम पढ़ेंगे 3 चर वाला। ठीक है, तो अभी फिलहाल 2 चर वाला विषमघातीय रैखिक समीकरण। चलो बच्चों, तो इससे पहले वाला आप सब उतार लिए थे अच्छे से। अब देखो यहाँ क्या बताने वाला हूँ आपको, अच्छे से ध्यान देना। अब देखो यहाँ कहता है, अभी हम आपको बताएं समघातीय विषम समघातीय क्या होता है। अब देखो कहता है 2 चर वाले विषमघातीय रैखिक समीकरण निकाय का आव्यूह विधि से हल करना है। ठीक है, तो 2 चर वाले विषमघातीय रैखिक समीकरण का भी हल हम लोग अभी पढ़ रहे हैं और फिर हम आगे पढ़ेंगे 3 चर वाले विषमघातीय रैखिक समीकरण का हल क्या होता है कि नहीं। तो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं 2 का। तो यह आप 10वां क्लास में ही पढ़े थे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण दें तो आप इसको विलुप्तीकरण विधि से हल करो, या इसको आप प्रतिस्थापन विधि से हल करो, या फिर इसको आप व्रज गुणनखंड विधि से हल करो, है कि नहीं। तो इसको कह रहा है कि आप वो सब विधि से नहीं बनाना है, आपको बनाना है इस रैखिक समीकरण का जो निकाय है इसको बनाना है आव्यूह विधि से। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इस रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से बनाना है, तो पहले काम क्या करना पड़ेगा? दिए गए समीकरण निकाय का को आव्यूह रूप में बदलना पड़ेगा। तो दिए गए समीकरण निकाय का आव्यूह रूप है, इसको पहले आव्यूह रूप में चेंज करेंगे। तो ax बराबर कितना? b, जहाँ अब आपको बताए थे जहाँ a क्या होता है? चर राशि के गुणांकों से जो आव्यूह बनता है वह हो गया क्या चीज़? a, और चर राशि के गुणांक से जो आव्यूह a बना है इसको हम लोग गुणांक आव्यूह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं गुणांक आव्यूह छोटू? क्योंकि यह चर राशि के गुणांकों से बना है। जैसे x का गुणांक a1 हो गया, y का गुणांक b1 हो गया पहला रो में, दूसरा समीकरण में x का गुणांक a2 हो गया, y का गुणांक b2 हो गया, दूसरा रो में चला आया। तो यह जो आव्यूह a बना है यह चर राशि के गुणांकों से बना है, इसलिए हम इसको गुणांक आव्यूह भी बोलते हैं। ठीक है, चलो आपको पता है x क्या हो गया, इसमें चर राशि कौन है? x y, चर राशि हमेशा स्तंभ में रखना है। b क्या हो गया? जो कांस्टेंट टर्म है इससे जो स्तंभ आव्यूह बना हुआ हो गया। ठीक है, तो आपने सबसे पहला कि यह रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में बदलना है, तो आप पहले आव्यूह रूप में उसको बदल लिए। ठीक है, अब बताओ यहाँ से, अब देखो यहाँ से छोटू यह गुणांक आव्यूह है, इसका डिटर्मिनांट 0 भी हो सकता है और इसका डिटर्मिनांट 0 नहीं भी हो सकता है। आप पढ़े हैं कि किसी भी वर्ग आव्यूह का डिटर्मिनांट या तो 0 होगा या 0 नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसका डिटर्मिनांट यदि 0 के बराबर नहीं हो तब क्या होगा। हम चाहते हैं यह जो समीकरण है ax बराबर कितना? b, इसको हल करके हम चर राशि का मान ज्ञात करें। तो पहला केस में यदि इसका डिटर्मिनांट 0 के बराबर नहीं हो तब क्या होगा?
तो छोटू यहाँ ध्यान दो तू लोग अच्छे से, यदि इसका डिटर्मिनांट 0 के बराबर नहीं होगा, हमको यहाँ से x का मान निकालना है, तो ax बराबर b, यदि यह a का डिटर्मिनांट 0 के बराबर नहीं हो, तब मैंने आपको बताया था कि किसी वर्ग आव्यूह का डिटर्मिनांट 0 के बराबर नहीं हो तो उसका इन्वर्स निकलेगा, है ना। तो आप क्या करो, आप दोनों तरफ a इन्वर्स से गुना कर दो। यह जो समीकरण है इसमें दोनों तरफ किससे गुना कर देगा, a इन्वर्स से। जब a इन्वर्स से दोनों तरफ गुना करेंगे तो तुम लोग को पता है a इन्वर्स इंटू a क्या होता है, i इकाई आव्यूह इंटू x बराबर a इन्वर्स इंटू b। आपको पता है x क्या है, आव्यूह है। किसी भी आव्यूह में जब इकाई आव्यूह से गुना करते हैं तो फिर से वही आव्यूह x आ जाएगा। x बराबर है a इन्वर्स b, इसको याद रखना है। यदि ax बराबर b इस टाइप के समीकरण में यदि डिटर्मिनांट 0 के बराबर नहीं हो तो x का मान होगा x बराबर है a इन्वर्स b, इसको याद रखना है। इसका हम यूज़ करेंगे जब गुणांक आव्यूह का डिटर्मिनांट 0 नहीं होगा, तब x का मान इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से x कौन सा आव्यूह था, यह आव्यूह था। इसका मान हम कहाँ डालें, इसका मान तुम यहाँ डालो, ठीक है। अब बराबर a इन्वर्स में जब b से गुना करोगे, a इन्वर्स में b से गुना करोगे तो कोई आव्यूह आएगा, लेकिन वह स्तंभ आव्यूह होगा, ऐसे आएगा। क्वेश्चन में दिया रहेगा, गुना करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलो अब ध्यान देना। अब यह दोनों आव्यूह आपस में बराबर है तो x बराबर है अल्फा, y बराबर है बीटा। आपने यहाँ से क्या देखा, समीकरण निकाय का केवल एक हल है। अगर हल है तो समीकरण निकाय क्या कहलाता है, जल्दी से बोलो, संगत कहलाता है ना। चलो हो गया। तो आपने यहाँ से सीखा कि सर रैखिक समीकरण निकाय को जब आव्यूह रूप में बदले हैं और यह गुणांक आव्यूह का जब डिटर्मिनांट 0 के बराबर नहीं होगा, यानी a का डिटर्मिनांट 0 के बराबर नहीं होगा, तो इस स्थिति में इस समीकरण निकाय का क्या हल होगा, एक हल होगा। अब पता है, आप जानते हैं ना, यह वाला दोनों रेखा को सूचित करता है। 10वां क्लास में पढ़ा, अभी हम चर्चा किए हैं। तो एक हल कब होता है, जब यह दोनों क्या कर रहा होगा, प्रतिच्छेद कर रहा होगा। इसका मतलब हुआ कि जब डिटर्मिनांट a 0 के बराबर नहीं होगा तो यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही होगी, प्रतिच्छेद कर रही होगी। बात समझ में आया। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग यह हुआ। तो डिटर्मिनांट a का मान 0 के बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब है कि यह दोनों रेखाएं, इसका भी जो ग्राफ आएगा रेखा आएगा, इसका भी ग्राफ आएगा रेखा आएगा, दोनों रेखाएं क्या कर रही होगी, प्रतिच्छेद कर रही होगी, इसीलिए एक हल आया है। तो आप समझ गए ना कि सर दो चर वाले रैखिक समीकरण में यदि डिटर्मिनांट a का मान 0 नहीं होता है तो यह दोनों रेखाएं क्या कर रही होगी, प्रतिच्छेद कर रही होगी, एक हल होगा, ठीक है। अब चलो केस 2 में हम लोग आते हैं। केस 2 में आने से पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं। केस 2 बहुत अच्छा है, पहले इसको समझो। देखो यहाँ जैसे यह मैंने रैखिक समीकरण निकाल लिया दो चर वाला। अब छोटू देखो, हम इसको पता कर सकते हैं कि इसका कितना हल होगा। आपको बताए थे ना, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का अनुपात ज्ञात करेंगे तो हम अनुपात से पता कर सकते हैं इसका कितना हल होगा। तो देखो इतना बटा इतना, 1/2 1/2 1/2, यानी यह समीकरण निकाय का अनंत हल होगा। यानी यह दोनों रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी, अनंत हल होगा, ठीक है। अब छोटू इस समीकरण निकाय का a का मान निकालोगे तो क्या आएगा, 2142 ऐसा आ गया। अब इसका डिटर्मिनांट ज्ञात करो तो कितना आ गया, 0 आ गया। अच्छा, डिटर्मिनांट का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो आपने क्या देखा कि सर इस समीकरण निकाय का जो गुणांक आव्यूह है उसका डिटर्मिनांट का मान क्या आया, 0 आया। 0 आया तो कितना हल है, अनंत हल है। अच्छा गौर फरमाओ फिर यहाँ भी, अभी इतना ही, बाद में फिर बताएंगे। अब देखो यह भी दो चर वाला रैखिक समीकरण निकाय दिया हुआ है, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, 3/10। इसका अनुपात बराबर है, लेकिन इसका अनुपात बराबर नहीं है, तो रेखाएं क्या होगी इस स्थिति में, समानांतर होगा। अब जरा इसका भी हम a का डिटर्मिनांट a निकाल लिए 2142, इसका डिटर्मिनांट निकालते हैं, ये भी क्या आया, 0। अब देखो इस समीकरण निकाय में भी डिटर्मिनांट कितना आया, 0। इस समीकरण निकाय में भी डिटर्मिनांट कितना आया, 0। यहाँ डिटर्मिनांट 0 आया तो अनंत हल हो रहा है, और यहाँ डिटर्मिनांट 0 हुआ तो कोई हल नहीं हो रहा है, तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो हम लोग अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण का यदि डिटर्मिनांट a का मान 0 हो जाएगा छोटू, तो 0 हो जाएगा तो हम कैसे कह पाएंगे कि अनंत हल होगा कि एक हल होगा, क्योंकि डिटर्मिनांट 0
अगर हो रहा है तो वह अनंत हल वाले में भी डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है। हल नहीं हो रहा है वहाँ भी तो डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है। तो यदि डिटर्मिनेंट 0 अगर हो गया तो हम कैसे कह पाएंगे कि वह समपाती वाला यानी अनंत हल वाला होगा कि समानांतर होगा, अर्थात कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पे डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो गया कि किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण में यदि डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाए तो वह अनंत हल वाला है कि कोई हल वाला नहीं है, यह हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए कि हम कैसे डिसाइड कर पाएँ कि डिटर्मिनेंट 0 है तो वह डिटर्मिनेंट 0 अनंत हल होने के चलते हो रहा है कि डिटर्मिनेंट 0 कोई हल नहीं हो रहा है इसके चलते हो रहा है, इसको निर्धारण करने के लिए हम एक टर्म का मान ज्ञात करते हैं और वह टर्म है एडजॉइंट a इंटू कितना b। यदि एडजॉइंट a इंटू बी का मान इसमें ज्ञात करो तो 0 आया और इसमें ज्ञात करो तो एडजॉइंट a गुना b शून्य आव्यूह, यह क्या है, यह शून्य आव्यूह है। क्या है, शून्य आव्यूह। यह भी क्या है, शून्य आव्यूह। तो यदि एडजॉइंट a गुना b इसमें 0 के बराबर आया, इसमें 0 के बराबर नहीं आया, तो पता है छोटू, यदि किसी भी रैखिक समीकरण निकाय का यदि डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो मेरे पास दो संभावनाएं हैं, या तो वह रेखा समपाती हो जाएगा यानी अनंत हल हो जाएगा, या नहीं तो वह समानांतर हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। तो कैसे हम स्पष्ट कर पाएँ कि यह डिटर्मिनेंट जो 0 हुआ है वह अनंत हल के लिए है कि कोई हल के लिए नहीं है। तो उसके लिए हम लोग किसका मान ज्ञात करेंगे, एडजॉइंट a गुना b। एडजॉइंट a गुना b बताएगा कि डिटर्मिनेंट 0 होने से अनंत हल हो रहा है कि कोई हल नहीं हो रहा है ना। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो आप किसका मान ज्ञात करोगे, एडजॉइंट a इंटू बी का। यदि एडजॉइंट a इंटू बी 0 आ गया तो अनंत हल होगा, और एडजॉइंट a गुना b 0 नहीं आया तो कोई हल नहीं होगा। तो बताओ तो जल्दी से, अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो दो स्थिति हो गई, उसमें से कैसे स्पष्ट करेंगे कि उसमें से कौन सा स्थिति होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, किसका मान ज्ञात करेंगे, एडजॉइंट a इंटू बी का मान ज्ञात करेंगे। अगर एडजॉइंट a इंटू बी भी 0 आ गया, इसका मतलब है कि रेखाएं समपाती होगी, अनंत हल होगा। और एडजॉइंट a गुना b का मान 0 नहीं आया, इसका मतलब रेखाएं क्या होगा, समानांतर होगा। आ रहा बात समझ में ना, क्लियर है। चलो, तो यह हम मैट्रिक्स मेथड से चेक कर रहे हैं। तो आपने यहाँ से समझ गया कि सर डिटर्मिनेंट a का मान 0 होगा तो एडजॉइंट a गुना b का मान निकालेंगे, वो भी 0 हो गया तो अनंत हल होगा। और डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो एडजॉइंट a गुना b का मान निकालेंगे, 0 नहीं हुआ तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी रेखाएं समानांतर हो जाएगी। अब बताओ मैट्रिक्स के तरीके से हम कैसे कह सकते हैं कौन कौन सा शर्त है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, कि रेखाएं समपाती होगी, कि रेखाएं पैरेलल होगी। तो यदि डिटर्मिनेंट a का मान 0 नहीं होता है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। डिटर्मिनेंट a का मान 0 होता है और एडजॉइंट a गुना b भी 0 होता है तो रेखाएं समपाती होगी, अनंत हल होगा। डिटर्मिनेंट a का मान 0 होता है और एडजॉइंट a गुना b नहीं होता है तो रेखाएं क्या होगी, समानांतर होगी, कोई हल नहीं होगा। अब यहाँ से जो केस 2 में आप ऑब्जर्व किए सो लिखो, यदि डिटर्मिनेंट a का मान 0 हो तथा एडजॉइंट a गुना b शून्य आव्यूह हो तो समीकरण निकाय क्या, अनंत हल होगा। अनंत हल होगा, हल होगा या एक हल हो या अनंत हल हो, क्या होगा, संगत निकाय होगा। यदि डिटर्मिनेंट a का मान 0 है, एडजॉइंट a गुना b 0 नहीं है, तो इस स्थिति में रेखाएं समानांतर होगी, कोई हल नहीं होगा और निकाय क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। तो तुम्हारे दिमाग में यह बात गया कि नहीं गया। दो चर वाले रैखिक समीकरण में, अच्छा 3 चर वाले में ना यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ पे है कि नहीं है। लेकिन अक्सर बुक में क्या किया है, अक्सर बुक में जो है एक ही थ्योरी से सबको हल कर दिया है, वही गलत है। हम आपको बताएंगे कल कि यह 2x2 वाले में यह स्टेटमेंट सही है कि अनंत हल होगा, लेकिन जब 3 चर वाले 3 रैखिक समीकरण होगा तो इस स्थिति में अनंत हल भी होगा और कोई हल भी नहीं होगा। लेकिन 2 वाले में अगर सरल रेखा में मात्र 3 ही केस बनता है, या तो प्रतिच्छेद करेगा, या तो समानांतर होगा, या तो समपाती होगा। तो 3 केस हमारे पास है। लेकिन जब वह 3 चर वाले रैखिक समीकरण में आएंगे तो वहाँ प्लेन बनता है, समतल बनता है, और समतल में यह थ्योरी थोड़ा सा जो लिखाए हैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ ध्यान दो, सबको याद हो गया ना अच्छे तरीके से, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसमें निचोड़ हम बता दे रहे हैं कितना याद रखना है।
दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए मात्र 3 रिजल्ट है, 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़े छोटू। तो एक बार फिर से देखो, क्या यदि डिटर्मिनेंट a का मान 0 के बराबर नहीं होता है तो दोनों रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, एक हल होगा। डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग यह हुआ। हल कैगो होगा, एगो होगा, और निकाय क्या होगा, संगत होगा। यदि डिटर्मिनेंट a 0 होता है तो दो बातें हो सकती है, क्या, या तो अनंत हल होगा या तो एक हल होगा। इसका निर्धारण कौन करेगा, एडजॉइंट a गुना b करेगा। यदि एडजॉइंट a गुना b 0 आ जाता है तो रेखाएं समपाती होगी और अनंत हल होगा और संगत निकाय होगा। यदि डिटर्मिनेंट a 0 होता है और एडजॉइंट a गुना b शून्य आव्यूह के बराबर नहीं होता है तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा कि दोनों रेखाएं पैरेलल होगा, उसके बाद हल नहीं होगा, उसके बाद निकाय असंगत होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। और इसका जो लास्ट में कितना चीज़ याद रखना है हम एक बार निचोड़ लिखा दे रहे हैं। उसके बाद आपका इसका थ्योरी दो चर वाले को ख़त्म हो गया। फिर हम इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। 3 टाइप का प्रश्न आता है, हम 3 टाइप को प्रश्न का जिक्र करेंगे, है कि नहीं। आप बना देंगे, उसके बाद आप क्या करोगे, बनाओगे। चलो देखो, अब लिखो कितना चीज़ अपने को याद रखना है, याद रखें कितना चीज़ याद रखना है। सो देखो, तो पहला नंबर में यह कह रहा है कि यदि डिटर्मिनेंट a का मान 0 के बराबर नहीं हो तो समीकरण निकाय का केवल एक हल होगा, समीकरण निकाय का केवल एक हल होगा, अर्थात निकाय संगत होगा। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा कि रेखाएं समपाती होगी। ठीक है, नहीं, अच्छा, डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं ना हुआ है, रेखा प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, नंबर दूसरा देखो, यदि डिटर्मिनेंट a का मान 0 हो तथा एडजॉइंट a इंटू b 0 हो तो समीकरण निकाय का अनंत हल होगा, अर्थात निकाय संगत होगा। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा कि रेखाएं समपाती होगी। और नंबर तीसरा, यदि डिटर्मिनेंट a बराबर 0 तथा एडजॉइंट a गुना b 0 के बराबर नहीं हो तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, अर्थात निकाय असंगत होगा। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग यह हुआ कि रेखाएं समानांतर होगी। यह 3 बातें आपको याद रखना है। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग यह हुआ, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग यह हुआ, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग यह हुआ। अब इसमें छोटू क्वेश्चंस 3 टाइप से आते हैं। क्वेश्चन 3 वैरायटी से आता है। पहला प्रश्न आता है, समीकरण निकाय को संगत तथा क्या करना, असंगत चेक करना। दूसरा प्रश्न आता है, समीकरण निकाय को हल करना, समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करना, समीकरण निकाय को हल करना आव्यूह विधि से। और तीसरा प्रश्न आता है पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक का मतलब कोई एक चीज़ मिस कर देगा, पैरामेट्रिक क्वेश्चंस, कोई एक चीज़ मिस कर देगा
अब पूछेगा कि इसका हल अनंत होगा तो क्या होगा, इसका हल 1 होगा तो क्या होगा, हल नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से तीनों टाइप के प्रश्न को अभी करने वाले। ठीक है, तो तुम पहले इसको अच्छे से उतार लो, निचोड़ बढ़िया से, उसके बाद हम फिर आगे करते हैं, प्रश्न को अभी करेंगे। मैंने बताया था कि इसमें 3 तरह के प्रश्न आते हैं। पहला कि अगर समीकरण निकाय दिया हुआ है तो संगतता और असंगतता चेक करना। दूसरा प्रश्न था इसको हल करना आव्यूह विधि से, है कि नहीं। और तीसरा था पैरामीट्रिक प्रश्न। तो उसमें से पहला टाइप का जो प्रश्न है कि समीकरण निकाय दिया हुआ है और इसको आव्यूह विधि से चेक करना है। ऐसे तो मुजबानी आप चेक कर सकते हो, कैसे, बस अनुपात ज्ञात करेंगे, पता चल जाएगा 10वां क्लास के तरीके से कि संगत है कि असंगत है। लेकिन नहीं कहता, आप आव्यूह विधि से चेक करो। तो आव्यूह विधि से कैसे चेक करेंगे, तो उसका बनाने का तरीका है, बोर्ड में कैसे बनाएंगे हम लोग, ऐसे दिया है का मतलब पहला को बना रहे हैं, देखो दिया है का मतलब दिया गया रैखिक समीकरण निकाय, यह हो गया। हम लिखेंगे अब इसको आव्यूह विधि से चेक करना है प्यारे बच्चों, तो इसको आव्यूह रूप में बदलना पड़ेगा। तो दिए गए समीकरण निकाय का आव्यूह रूप है, आप इसमें मास्टर हैं, तो ax बराबर है b, जहाँ a बराबर यह हो गया, गुणांक आव्यूह x बराबर यह हो गया, b बराबर यह हो गया। अब छोटू बताओ, तुम जब पूरे थ्योरी को ऑब्जर्व करोगे तो बताओ तो डिटर्मिनेंट a 0 नहीं होता है, इसका मतलब एक हल होता है। और डिटर्मिनेंट a यदि 0 हो जाए तो अनंत हल भी होता है, कोई हल भी नहीं होता है। तो हल का अनंत होना, हल का एक होना, हल का नहीं होना, यह किस पर निर्भर कर रहा है, डिटर्मिनेंट ए पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यह जो गुणांक आव्यूह ए दिया गया है, सबसे पहले जब भी संगतता या असंगतता चेक करना हो या जब भी हम इसको हल भी करेंगे तो पहला क्या ज्ञात करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट ज्ञात करेंगे। इससे पता चल जाएगा कि एक हल है, अनंत हल है कि कोई हल नहीं है। तो सबसे पहला काम है क्या करना, अब इसका हम डिटर्मिनेंट ज्ञात करेंगे। सबसे पहला काम है डिटर्मिनेंट ज्ञात करना। डिटर्मिनेंट ज्ञात करो, इसका डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर नहीं आया, तो आप पढ़े थे कि यदि डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं आए तो समीकरण निकाय का एक हल होगा, अर्थात निकाय क्या होगा, संगत। अभी हल नहीं ज्ञात करना है, हल ज्ञात करना पड़ता तो एक और स्टेप होता, खाली संगत असंगत चेक करना है। चेक कर लिए, डिटर्मिनेंट ए का मान 0 नहीं आया, इसका मतलब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी और एक हल होगा, अर्थात निकाय क्या होगा, संगत होगा। अब देखो बी नंबर, यहाँ ध्यान देना। अब देखो बी नंबर में बनाने का तरीका सेम है, दिया है सब कुछ सेम चलेगा, ax b सब कुछ सेम चलेगा। अब यहाँ भी पहला क्या ज्ञात करेंगे, डिटर्मिनेंट a ज्ञात करेंगे, वो क्या आ गया 0। अब डिटर्मिनेंट a 0 आ गया तो यहाँ 2 बातें हो सकती है, या तो यह समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा या अनंत हल होगा, चाहे इसका कोई हल नहीं होगा या अनंत हल होगा। तो जैसे डिटर्मिनेंट है 0 आया तो मेरे पास बातें मन में आया कि चाहे इसका अनंत हल होगा या कोई हल नहीं होगा। तो मैंने लिखा अतः दिए गए समीकरण निकाय का चाहे कोई हल नहीं होगा या अनंत हल होगा। अभी हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, इसको स्पष्ट करने के लिए हमको किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, एडजॉइंट ए गुना बी। तो बी मेरे पास है, यहाँ खाली क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। तो मैंने क्या निकाल लिया, एडजॉइंट ए। आपको पता है ना 2/2 कोटि का आव्यूह रहता है, तो एडजॉइंट शॉर्ट में कैसे ज्ञात कर सकते हैं, विकर्ण अवयव को अदला बदली और जो बच गया उसका साइन को चेंज कर देते हैं। अब बताओ यहाँ से एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा, 1 1 1 1 ही रहा। अब जो बच गया उसका साइन चेंज करना है, तो -1 आ गया। जब आपको एडजॉइंट ए मिल गया, बी पता है, तो हम क्या ज्ञात करेंगे, एडजॉइंट ए गुना बी। अब एडजॉइंट ए गुना बी हम ज्ञात किए तो यह क्या आया, शून्य आव्यूह आया कि नहीं आया, तो यह शून्य आव्यूह नहीं आया, शून्य आव्यूह नहीं आया। शून्य आव्यूह नहीं आया, इसका मतलब हम आपको थ्योरी में बताए थे कि डिटर्मिनेंट ए का मान 0 हो, एडजॉइंट ए गुना बी शून्य आव्यूह नहीं आए, तो कहते हैं दोनों रेखाएं क्या हो गई, समानांतर। तो लिखेंगे अतः समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, अतः निकाय क्या होगा, असंगत होगा। तो भाषा क्या लिखेगा यहाँ से, भाषा क्या लिखेगा यहाँ से बताओ। तो यहाँ से भाषा होगा अपना ऐसे, जरा ध्यान देना, इसका भाषा होगा ऐसे। आपने यहाँ से यह देखा कि सर एडजॉइंट ए इंटू बी का, एडजॉइंट ए इंटू बी का मान 0 के बराबर नहीं आया, शून्य आव्यूह नहीं आया, अतः समीकरण निकाय, अतः समीकरण निकाय का कोई
कोई हल नहीं होगा अर्थात निकाय क्या होगा, अर्थात निकाय असंगत होगा। क्या ये बात सबको पता चल गया? अर्थात निकाय क्या होगा, असंगत होगा, पता चल गया ना। तो जब भी डिटर्मिनेंट a का मान 0 आ जाए तो हम एडजॉइंट a गुना b निकालते हैं। अगर डिटर्मिनेंट a का मान 0 नहीं आए तो स्पष्ट पता चल गया है कि नहीं। अब देखो प्रश्न नंबर 3 कैसे बनता है, 3 हम बता दे रहे हैं, सब कुछ वही बात होगी, है कि नहीं। यहाँ दिया है भी सेम रहेगा। देखो सी नंबर कैसे बनेगा, तो क्या लिखेगा, x + y = 1, फिर कितना 2x + 2y = कितना 2। अब बताओ दिए गए समीकरण का आव्यूह रूप है, यहाँ बताओ यहाँ क्या होगा, जल्दी जल्दी बोलो। यहाँ होगा 1 1 2 2 1 1 2 2, यहाँ ठीक है। यहाँ क्या होगा 1 2। अब डिटर्मिनेंट a ज्ञात करूँगा मैं, क्या ज्ञात करूँगा, डिटर्मिनेंट 1 1 2 2। यहाँ से क्या आ जाएगा, जल्दी से यहाँ से क्या आ जाएगा, तो 2 - 2 = 0। भाषा क्या लिखेंगे, भाषा होगा, ताकि यहाँ भाषा होगा, लिख देते हैं भाषा। अगर डिटर्मिनेंट a 0 के बराबर आया, इसका मतलब दिए गए समीकरण निकाय का, देखो ना यहाँ भाषा क्या लिखे थे 0 होने के बाद, अतः क्या चीज़, अतः दिए गए समीकरण निकाय का चाहे कोई हल नहीं होगा, या क्या होगा, अनंत हल होगा। इसके लिए फटाक से हम क्या ज्ञात करेंगे बच्चों, हम ज्ञात करेंगे एडजॉइंट a। तो एडजॉइंट a क्या होगा, विकर्ण अवयव को अदला बदली करो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 और 1, इसके साइन को बदलो -2 और -1। अब हम फटाक से क्या ज्ञात करेंगे, एडजॉइंट a गुना b निकालेंगे। एडजॉइंट a लिखो 2 - 1 -2 और 1। अब b का मतलब कहाँ गया, b कहाँ है, 1 2 1 2 1 2। अब इसको आप गुना करो जल्दी से, तो 2 -2 0 -2 और 2 कितना 0। यह क्या है, शून्य आव्यूह आ गया। अब आपने यहाँ से क्या देखा, आपने यहाँ से देखा कि एडजॉइंट a गुना b का मान क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखो यहाँ से डिटर्मिनेंट a का मान 0, एडजॉइंट a गुना b भी 0, इसका मतलब रेखाएं समपाती होगी, अनंत हल होगा। तो लिखेंगे अतः समीकरण निकाय का अनंत हल होगा, अतः समीकरण निकाय का अनंत हल होगा, अर्थात निकाय क्या होगा, संगत होगा। तो इस प्रकार से आप चेक कर लोगे, ठीक है। तो आपको 3 टाइप का प्रश्न था, टाइप 1 में 3 वैरायटी का प्रश्न था, मैंने आपको करा दिया। भाषा कैसे करेंगे वो भी करा दिए, है कि नहीं। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है, मन ही में क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट a ज्ञात करेंगे, 0 नहीं आया तो बस, है कि नहीं। या तो अगर 2 चर वाला रैखिक समीकरण है तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव में आया फटाक से चेक कर लेंगे, अनुपात के तरीके से पता चल जाएगा ना। तो किसी प्रकार से हमको चेक कर लेना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। तो हम अब कराएंगे टाइप 2 का प्रश्न कराने वाले हैं आपको। उसमें हम बताएंगे कि इसको आव्यूह विधि से रैखिक समीकरण निकाय को कैसे हल करते हैं वह। तो आप इसको जल्दी से उतार लो फटाक से, अब हम प्रश्न कराने वाले, ठीक है। देखिए चलो छोटू, तो आपको बताया टाइप 2 में प्रश्न आपको कहे थे, टाइप 1 वाला तो हो गया, संगत और असंगत चेक कर लीजिएगा। टाइप 2 में रैखिक समीकरण निकाय को हल आव्यूह विधि से करें, है ना। तो आव्यूह विधि से इसको हम लोग कैसे हल करेंगे सीखो, कुछ नहीं करना है, तरीका वही होगा। 3 प्रश्न दिए हैं, एक तुम खुद बनाना, अभी बनाएंगे, उसके बाद फिर 2 नंबर 3 नंबर हम खुद बनाएंगे, नहीं तो जो भी है। अब ये बनाने के बाद आगे सब आसान हो जाएगा। देखो पहला आपको पता है दिया है, अब इसको हल करना है आव्यूह विधि से ना छोटू, तो इसको आव्यूह रूप में बदलना पड़ेगा। ये सब आप बात जानते हैं, ये सब जानते हैं। अब इस समीकरण निकाय का हल होने के लिए एक हल होगा कि अनंत हल होगा,
तो सबसे पहले कौन सा निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए ज्ञात करेंगे। और डिटर्मिनेंट ए ज्ञात किए, 0 नहीं आया, इसका मतलब पता चल गया इसका एक हल होगा। एक हल के केस में हम बताए थे, पहला केस में एक हल केस में x बराबर क्या होता है, a इनवर्स b, इस फॉर्मूला का यूज़ करना है। तो इन्वर्स ज्ञात करना है तो क्या निकालना पड़ेगा, a का एडजॉइंट। तो a का एडजॉइंट मैंने निकाल लिया शॉर्टकट तरीके से, इसको तीसरा चीज बदल के। उसके बाद फिर a इन्वर्स बराबर क्या होगा, एडजॉइंट a बता डिटर्मिनेंट a इन्वर्स बराबर एडजॉइंट a मैंने निकाला था, डिटर्मिनेंट a 24 था, भाग दिए, ऐसा कर दिए। अब ये आ गया a इन्वर्स आ गया। अब वी नो डैट, हम जानते हैं कि जब डिटर्मिनेंट a 0 नहीं होता है तो x बराबर क्या होता है, a इन्वर्स b। अब आप a इन्वर्स का मान यहाँ डाल दो, b का मान यहाँ डाल दो, दोनों को गुना करो। इतना जब दोनों को गुना करेंगे तो 11 और 1 आएगा, फिर नीचे 24 है, फिर भाग दिए। अब देखो भाग देने के बाद x का मान क्या था बताओ ना, x का मान था xy, यहाँ डाल दिए, यह इसके बराबर यह इसके बराबर आ गया। x बराबर है 11/14, y बराबर है 24 है कि नहीं, बात समझ में आ गया। तो बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। अगर डिटर्मिनेंट a 0 के बराबर नहीं आया, आपके NCERT में छोटू जो अगला टॉपिक है ना, बस खाली इसी पे आधारित है, सारे प्रश्न ऐसे ही बनाना है। डिटर्मिनेंट a 0 के बराबर नहीं होगा, एडजॉइंट a ज्ञात करना, इन्वर्स ज्ञात करना है, फॉर्मूला का यूज करना है, सब बन जाएगा। जितना मैं डिस्कस किया हूँ उतना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलो छोटू, अब हम क्या करते हैं, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 था इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं आव्यूह विधि से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, दिए गए समीकरण निकाय का आव्यूह रूप है। तो पहला काम फटाक से डिटर्मिनेंट a ज्ञात कर लेते हैं। अब तुमको पता है डिटर्मिनेंट a का मान क्या आया है, 0 नहीं आता, तो पहले तरीका से हल करते, 0 आ गया, इसका मतलब अनंत हल भी हो सकता है और कोई भी हल नहीं हो सकता है। तो क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एडजॉइंट a, फिर ज्ञात करेंगे एडजॉइंट a गुना b, याद है ना। एडजॉइंट a गुना b का मान 0 नहीं आता, आपको बताए थे डिटर्मिनेंट a का मान 0 हो, एडजॉइंट a गुना b 0 के बराबर नहीं हो तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। तो मैंने क्या लिखा, अतः समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। अब देखो नंबर तीसरा, चलो छोटू, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ से मैंने लिखा दिया है, सबको बात पता है, यहाँ तक तो पता ही है। डिटर्मिनेंट a 0 आया, डिटर्मिनेंट a 0 आया तो हल हो भी सकता है या अनंत हल अनंत भी होगा या कोई नहीं। तो एडजॉइंट a ज्ञात किए, एडजॉइंट a में b से गुना किए, 0 आ गया। डिटर्मिनेंट का मान भी 0, एडजॉइंट a का मान भी 0, इसका मतलब समीकरण निकाय का अनंत हल होगा। जब अनंत हल होगा तो अनंत हल निकालेंगे कैसे, तो याद रखना जब भी अनंत हल आए तो यह समीकरण 1 या 2 में किसी में एक वो जो चर राशि है x और y, किसी का एक मान k डाल देना। k क्या है, अब अनंत हल है तो अनंत हल में से x का जो मान है, कोई भी अनंत संख्या हो सकती है, तो हम लोग उस संख्या को क्या मान लिए, k क्या है, कोई भी संख्या। जब आपको पता चल गया कि यह समीकरण का अनंत हल है, मतलब x का अनंत मान होगा, तो मैंने x के अनंत मान में से एक मान क्या ले लिया, k क्या है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है कि नहीं। अब मैंने क्या करना है, तो जब भी अनंत हल आए तो यह समीकरण में से कोई भी दोनों में से किसी एक समीकरण में x और y किसी एक चर राशि को क्या मानना k, और x बराबर k मान लिए। अब इसमें x का मान k डाल के y का मान तू ज्ञात कर लो, तो y का मान आएगा 3 - 2k, 3 - 2k आ गया। अब बताओ यहाँ k क्या है, रियल नंबर। अब सर अनंत हल कैसे आएगा, तो k क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कितना है, अनंत है। एक वो वास्तविक संख्या डालेंगे तो एक जोड़ा, दूसरा डालेंगे तो दूसरा जोड़ा अलग डालेंगे। इस प्रकार से k का मान वास्तविक संख्या डालते जाएंगे और x और y का अनंत हल आते जाएगा। बात समझ में आया। तो अनंत हल के केस में क्या करना है, दोनों में से किसी एक समीकरण में किसी एक चर राशि को k मानना है, उसी की सहायता से दूसरा ज्ञात करना है, और यह जो वैल्यू आया x बराबर k, y बराबर k, यही अनंत हल हो गया। अनंत हल कैसे, तो k कोई भी वास्तविक संख्या होगा तो वास्तविक संख्या को इसमें हम डालेंगे 1 2 3, कुछ भी वास्तविक, तो वास्तविक संख्या अनंत है, तो यहाँ भी डालेंगे k का मान वास्तविक संख्या ढेर सारा, तो x का भी मान ढेर सारा आएगा, y का भी मान ढेर सारा, तो कितना हल आ जाएगा, अनंत हल आ जाएगा। ठीक है, तो चलो छोटू, अब हम बताने वाले हैं नंबर क्या, टाइप क्या माँ, तीसरा। ठीक है, तो देखो तीसरा टाइप हम लोग करने वाले हैं पैरामीटर पे आधारित प्रश्न। तो इसको मिटाते हैं।
चलो छोटू, तो अब देखते हैं हम लोग पैरामेट्रिक क्वेश्चन। कहता है कि समीकरण निकाय इतना और इतना, यह भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। कहता है का कोई हल नहीं हो तो के का मान, के मानों की संख्या क्या होगी, है कि नहीं। के कितना मान होगा, मतलब के का 2 गो मान होगा, 3 गो मान होगा, 4 गो, कि इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले इस समीकरण निकाय को सिस्टम के रूप में लिखो। इतना बराबर, देखो यहाँ x का गुणांक a1, y का गुणांक b1, कांस्टेंट टर्म c1 आ गया। अब आप पढ़े हो कि सर कोई हल नहीं होगा, इसका मतलब a1 बटा a2, b1 बटा b2 का अनुपात c1 के बराबर नहीं होगा, यही ना होगा। चलो आप इसको 2-3 तरीके से बना सकते हैं। पहला 10वीं क्लास का तरीका है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो बना देते हैं ऐसे। देखो a1 का मान यहाँ से, a2 का मान यहाँ से, b1 का मान यहाँ से डाल दिए, बराबर नहीं होगा। अब चलो यह दोनों को बराबर करो, एक समीकरण आएगा इधर। यह दोनों को लेके चलना है, एक समीकरण, बीच में बराबर का चिन्ह नहीं है, बराबर का चिन्ह नहीं है। चलो अब इसको हल करो, तिरछा गुना किया, यह आ गया 8 इंटू के 8 के आ गया, तिरछा गुना करो a आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर लाओ इस तरफ, इसको उधर ले जाओ उस तरफ, तो आ गया ऐसे। अब इसको हल किए तो के का मान 3 होना चाहिए, मतलब ये कह रहा है कोई हल नहीं होने के लिए, यह बोल रहा है के का मान 1 और 3 होना चाहिए, ये कह रहा है 1, 2 नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो दोनों का बात मानना है। तो कोई हल नहीं होने के लिए के का मान जो है वह कह रहा है 1 और 3 होना चाहिए, ये कह रहा है 1 नहीं होना चाहिए, तो इसको छोड़ देंगे तो कौन बच जाएगा। कोई बोल रहा है कि कोई हल नहीं होने के लिए 1 और 3 होना चाहिए, अगला शर्त बोल रहा है 1 नहीं होना चाहिए, तो 1 हट जाएगा तो कौन आ गया 3। यानी के का मान जब 3 होगा तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो के का कै गो मान मिला, 1 ही मान मिला, 3 मिला। के का मान नहीं पूछ रहा है, कह रहा है के मानों की संख्या कितनी होगी। तो के का कै गो मान मिला, 1 ही को मिला है, कौन मिला है 3 है। तो के मानों की संख्या कितनी हुई, के का कै गो मान है, 3 गो 4 गो नहीं, केवल 3 यानी 1 मान है, यानी यहाँ से 1 आ गया। अब प्रश्न में ऐसे पूछता कि बताओ के का मान क्या होगा कि इसका कोई हल नहीं होगा, तो के का मान 3 होगा, लेकिन के मानों की संख्या 1 ही आया 3, तो 1 ही हो जाएगा, है कि नहीं। चलो ये तो बात सबको समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर है ना। अब छोटू इसमें प्रश्न आता ऐसे कि इसी में थोड़ा प्रश्न में हम चेंज करते हैं, इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं कि के का अनंत हल हो। यहाँ पे क्या लिखते हैं, समीकरण इतना का अनंत हल हो तो के का मान कितना होगा। तो अनंत हल होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, अनंत हल होगा तो यहाँ क्या होगा, बराबर हो जाएगा, यहाँ भी बराबर हो जाएगा, यहाँ भी बराबर। तब क्या करते हैं, दोनों में जो आंसर उभयनिष्ठ है ना वह आंसर बनता। तो दोनों में उभयनिष्ठ आंसर कौन है, के बराबर कितना 1, तो के बराबर 1 आंसर होता। के का वैल्यू कितना आता, 1 आता, और के मानों की संख्या भी 1 और के का वैल्यू भी कितना 1 आता। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आपने देखा आज कि रैखिक समीकरण निकाय को, 2 चर वाले रैखिक समीकरण निकाय का सारा मैंने आपको क्वेश्चन खत्म कर दिया। 3 टाइप का प्रश्न खत्म हो गया, कैसे संगत असंगत चेक करते हैं, कैसे समीकरण को हल करते हैं, और पैरामीट्रिक प्रश्न, पैरामीटर कौन है, के है, के का मान ज्ञात करना है, एगो अज्ञात राशि देगा उसका मान ज्ञात करना है कि नहीं है। तो इस प्रकार से आपका यह जो रैखिक समीकरणों के निकाय को आविर्भूति से हल करना है उसमें 2/2 का खत्म हो गया। हम कल बताएंगे 3/3 का जो है उसको हल करना, ठीक है। तो जैसे 3 गो अज्ञात राशि हो, 3 गो समीकरण हो, तो वैसा समीकरण निकाय जिसमें 3 अज्ञात राशि 3 समीकरण हो। अभी तो 2 समीकरण था उसको हल किए थे, 3 आएगा, 3 समीकरण रहेगा, तो उसको कैसे हल करेंगे, उसका थ्योरी भी ऐसा ही चलेगा, लेकिन थोड़ा सा का अंतर है। तुम देखे होगे कि यह जो चैप्टर है एनसीईआरटी में या किसी भी बुक में इसका थ्योरी दोनों के लिए एक ही दिया है। तो हम आपको बताएंगे कि 2/2 में या 3/3 में क्या अंतर है कि नहीं है। कहीं भी इस तरह का थ्योरी आपको इतना डिटेल नहीं मिलने वाला, सभी किताबों में है लिखा हुआ एक ही बात, लेकिन 2/2 में 3/3 में अंतर चला आता है, वह अंतर वो किताब में स्पष्ट नहीं किया है। इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को पूरे अच्छे से और उसको दोनों में क्या अंतर है वह बताऊं, ताकि आप तक सही चीज़ पहुंचे, ठीक है। तो छोटू अगर आपको आज का लेक्चर पूरा अच्छा से समझ में आया होगा, आपको फ़ायदा महसूस हुआ होगा, तो आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, और जो भी जितना भी प्रश्न है उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। और एक बात छोटू ध्यान रखना, अभी तुम लोग घर पे होगे
और घर पे तू लोग को लग रहा होगा जे इन लॉकडाउन में हम क्या करें क्या नहीं करें, दिमाग अस्त व्यस्त होगा, वीडियो देखने का मन नहीं कर रहा होगा, तो क्या करें। तो एक बात याद रखना, ज़िंदगी में जो रुका नहीं वह झुका नहीं। अगर आप रुक गए तो आपको झुकना पड़ेगा, या तो वह झुकाव आपके असफलता में मिलेगी, या तो वह झुकाव आपको फ्रस्ट्रेशन में डालेगा, या तो वह झुकाव किसी चीज़ में आपको फंसा देगा, यानी आपको झुकना पड़ेगा। इसीलिए हालात कुछ भी हो, आपका कर्तव्य है, स्टूडेंट का कर्तव्य होता है कि मेरा पढ़ाई को जारी रखना। और एक शिक्षक होने के नाते, एक गुरु होने के नाते, सर नहीं, सर लोग किसी को बोल देता है, गुरु होने के नाते मेरा भी मकसद है, मेरा भी कर्तव्य है कि मैं आपको पढ़ाता रहूं। और वह इतना लॉकडाउन में भी मैंने आपको पढ़ाना जारी रखा। जैसे हो सके, साधन भी बहुत कम था, लेकिन कम साधन में भी हम आपको बेस्ट देने की कोशिश किए हैं, वो आप ही के चलते। तो मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। और एक स्टूडेंट होने के, एक शिष्य होने के चलते आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी क्या करो, रुको नहीं, पढ़ो, है कि नहीं। तो बिल्कुल अच्छे से जब आप पढ़िएगा तो आपको कभी झुकने का नौबत नहीं आएगा, आप हमेशा आगे बढ़ते रहोगे, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। मन में यही बोलना है, रुकना नहीं है, न झुकना है। इस प्रकार से आप आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तो आज का मोटिवेशन आपका हो गया, पूरी को अच्छे से देखो। फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में 3x3 कोटि का लेकर, ठीक है।